तो जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुलीन वृद्ध या वरिष्ठ लोगों की संस्था थी। वरिष्ठ लोगों की संस्थाएं, ठीक है, तो संस्था थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो सभा थी वो श्रेष्ठ कुलीन वृद्ध वरिष्ठ लोगों की जो है संस्था थी। तो सभा में कौन भाग लेते थे? तो सभा में श्रेष्ठ है, कुलीन है, वृद्ध है या वरिष्ठ लोग जो है भाग लेते थे, ठीक है, किसमें? सभा में। अब वो सभा का जो अध्यक्ष होता था, सभा का अध्यक्ष, तो सभा के अध्यक्ष को जो है क्या कहा जाता था? तो सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभापति। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। क्या? सभ्य। ठीक है, तो सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभ्य कहा जाता था। और सभा के कार्यों की बात करें अगर, सभा के कार्य क्या थे, ठीक है, तो सभा के दो कार्य देखें हम कौन कौन से हैं। एक तो महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देना। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देना। राजा को सलाह देना एक काम क्या है इसका, सभा का, कि महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देती थी सभा। दूसरे कार्य के अंतर्गत देखें इसका दूसरा कार्य क्या था, तो दूसरा कार्य इसका सभा का क्या था? दूसरा कार्य इसका, ये जो सभा थी वो न्याय का कार्य भी करती थी। तो सभा न्याय का कार्य भी करती थी, तो न्याय का कार्य भी जो है सभा करती थी। तो सभा का काम एक क्या है? न्याय करना भी है, ठीक है। इसके बाद देखें हम कि जो सभा है वो सभा की तुलना किसकी? सभा की तुलना है वो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। सभा की तुलना आधुनिक मंत्री परिषद, तो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं, या राज्यसभा से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो सभा की तुलना आधुनिक मंत्री परिषद तथा राज्यसभा से कर सकते हैं, क्योंकि हम राज्यसभा में देखते हैं कि राज्यसभा में किन लोगों को बैठाया जाता है? जो वरिष्ठ लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को तो राज्यसभा में जो है बैठाया जाता है। तो इसी प्रकार से सभा में श्रेष्ठ कुलीन या वृद्ध या वरिष्ठ लोगों की जो है संस्था होती थी। इसमें जो है श्रेष्ठ कुलीन वृद्ध या वरिष्ठ लोग भाग लेते थे, ठीक है। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था और सभा के सदस्य को सभ्य कहा जाता था, ठीक है। सभा के कार्य देखें हम, तो सभा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो राजा को सलाह देना है। तो राजा को महत्वपूर्ण विषयों पर जो है सलाह देना है, राजा को सलाह देना इसका कार्य है। और सभा जो है न्याय का कार्य भी करती थी। सभा न्याय का कार्य भी करती थी। और सभा की तुलना है वो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। सभा की तुलना किससे कर सकते हैं? सभा की तुलना आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सभा के बाद में समिति। सभा के बाद में क्या पढ़ेंगे? समिति। तो सभा के बाद में है समिति, ठीक है। सभा के बाद में क्या है? तो सभा के बाद में समिति। समिति सामान्य लोगों की संस्थाएं हुआ करती थी। समिति है वो सामान्य लोगों की संस्था थी। कैसे लोगों की? सामान्य लोगों की संस्था थी। सामान्य लोगों की संस्था थी। तो समिति सामान्य लोगों की संस्था थी, या जो है आम जनता की जो है संस्था हुआ करती थी, या समिति में जो है आम जनता भाग लिया करती थी, ठीक है। तो समिति सामान्य लोगों की जो है संस्था थी। क्या? समिति।
अब इसके आगे बात करें समिति में क्या और था कि जो समिति में जो है अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष, उसे ईशान या पति कहा जाता था, ईशान या पति। तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, समिति के जो अध्यक्ष है उसे ईशान या पति कहा जाता था, ईशान। ठीक है, कि क्या कहा जाता था, ईशान या पति, या पति। तो ईशान या पति जो है समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था। और यद्यपि राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था, किंतु राजा का जो निर्वाचन है वो समिति के सदस्यों लोगों द्वारा ही हुआ करता था। ठीक है, तो यद्यपि जो है राजा का पद वंशानुगत होता था, अभी मैंने बताया था ना कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत माने राजा के बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद में फिर उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, ये वंशानुगत परंपरा होती है। ठीक है, तो यद्यपि जो है, यद्यपि राजा का पद वंशानुगत होता था, राजा का पद वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था। ठीक है, तो राजा का पद है वो वंशानुगत होता था, राजा का पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था, किंतु समिति के सदस्यों द्वारा जो है राजा का निर्वाचन किया जाता था, किंतु समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, राजा का निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, तो समिति में क्या बताया कि समिति है वो सामान्य लोगों की संस्था है, समिति सामान्य लोगों की संस्था है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है या पति कहा जाता था। ठीक है, यद्यपि जो राजा है वो राजा का पद है वो वंशानुगत होता था, राजा का पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था, फिर भी समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। तो समिति का एक प्रमुख कार्य क्या है, समिति का एक प्रमुख कार्य है कि राजा का निर्वाचन, समिति जो है राजा का निर्वाचन करती थी, समिति क्या करती थी, समिति जो है राजा का निर्वाचन करती थी। अब जो समिति की तुलना है, उस समिति की तुलना हम आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं। समिति की तुलना किससे कर सकते हैं, समिति की तुलना जो है, समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं, आधुनिक लोकसभा, तो समिति की तुलना है वो आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा का काम क्या है, लोकसभा का काम है अपने जो है देश के प्रमुख को चुनना, देश के प्रमुख को चुनना। आज जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो आम जनता के द्वारा, लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें जो वोट डाले जाते हैं, डायरेक्ट जो है चुनाव होता है। इसी प्रकार से समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन होता था। ठीक है, इसी प्रकार से जो है समिति के सदस्यों का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता था, राजा के द्वारा होता था। और एक चीज और याद रखना इसमें, सभा और समिति का प्रमुख कार्य एक और है, दोनों का ही, सभा और समिति, सभा और समिति, सभा और समिति राजा को सलाह देती थी, राजा को सलाह देती थी। तो सभा और समिति राजा को सलाह देती थी। ठीक है, तो सभा और समिति है वो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। और सभा समिति में जो है, समिति जो हुआ करती थी, समिति में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, तो महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, किसको अधिकार नहीं था समिति में भाग लेने का, तो महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो समिति में महिलाओं को भाग लेने का जो है अधिकार नहीं था। तो इससे सीधा सा पता चल रहा है हमें कि
महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार नहीं थे। इससे क्या पता चल रहा है कि महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे। आज हम राजनीतिक अधिकार में देखते हैं तो क्या होता है राजनीतिक अधिकार में? राजनीतिक अधिकार में आज हम जो है चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पद पर जो है खड़े हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो समिति का काम क्या था? समिति का काम था कि राजा का निर्वाचन करना, राजा का निर्वाचन करना। अब महिलाओं को जो है समिति में भाग लेने का अधिकार ही नहीं है, तो वो राजा को किस प्रकार से चुनेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं है, महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है ऋग्वैदिक काल में? महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि महिलाएं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं होना है, भाग नहीं ले सकती थी समिति में महिलाएं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो फिर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार कुछ संस्थाओं में है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। महिलाओं को जो भाग लेने का अधिकार है वो सभा और विदत में है। किसमें? महिलाओं को समिति में नहीं है, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार किसमें नहीं है? समिति में। तो महिलाओं को भाग लेने का अधिकार किसमें है? महिलाओं को सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार है, सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार है। विदत में, सभा में भाग लेने का अधिकार है और विदत में भाग लेने का अधिकार है, अधिकार है, ठीक है। अब बात करेंगे हम विदत की कि विदत क्या है, ठीक है। विदत क्या है? तो विदत के बारे में देखें, विदत क्या है? विदत तो जो विदत है वो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदत, या आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, ठीक है। तो विदत है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या है? तो आर्यों की जो है सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी विदत। और विदत जो है, विदत सैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी। विदत सैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित, धार्मिक कार्यों से संबंधित होती थी, ठीक है। तो विदत धार्मिक तथा सैनिक कार्यों से जो है संबंधित होती थी, ठीक है। कौन? विदत। अब हम बात करें कि जो अब हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कुछ कबीलाई संस्थाएं हैं जो राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती हैं, जिनमें हमने सभा को पढ़ा, समिति को पढ़ा और विदत को पढ़ा। किन किन को? ऋग्वेद में हमने किन किन को पढ़ा? ऋग्वेद में जो है सभा, क्या था? सभा, समिति, विदत, ठीक है। और एक और चीज का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, गढ़। हालांकि ऋग्वेद में जो गढ़ है वो गढ़ की चर्चा बहुत ही कम की गई है, तो गढ़ की इतनी चर्चा नहीं मिलती है। तो ऋग्वेद में जो सभा का उल्लेख है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो समिति का उल्लेख ऋग्वेद में जो है 9 बार किया गया है। वहीं विदत का उल्लेख कितनी बार किया है? तो विदत का उल्लेख 122 बार मिलता है। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 122 बार। वहीं गढ़ का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? तो 46 बार जो है गढ़ का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो विदत के बारे में देख रहे थे, तो विदत है वो ऋग्वैदिक कालीन जो है या आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। यह जो संस्था है विदत, वो सैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी, ठीक है। और ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत नामक जो है कबीलाई संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करती थी। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में हमें 8 बार मिलता है,
समिति का उल्लेख हमें 9 बार मिलता है, विदत का उल्लेख हमें 122 बार मिलता है, और गढ़ का उल्लेख जो है एक 46 बार मिलता है। गढ़ का उल्लेख कितनी बार मिलता है हमें? 46 बार। इसके बाद देखें हम